To all of you, myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss second MCQ on Central Services Medical Attendance Rules 1944. Already one MCQ video in regarding to this topic already I uploaded. So if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that in subsequent time I will upload some MCQ videos, because in postering time some principal and vice principal examination is there, and it would be so much beneficial for you. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss the second part of Central Services Medical Attendance Rules 1944. First question you see, Central Services Medical Attendance Rules apply to all government servants who are on duty, leave preparatory to retirement and terminal leave, or foreign service in India, or when under suspension. Railway employees and state government servants who are deputation to central government, government pensioners re-employed under the central government, probationers and apprentices in whole time service of the government. So इस क्वेश्चन में और ऑल ऑफ द अबव है, ये सभी के लिए अप्लाई है. गवर्नमेंट सर्व अगेन जस्ट आई वांट टू डिस्कस. आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव. Just I want to discuss it. Central Services Medical Attendance Rules apply to all the government servants on duty, on leave. Leave means leave preparatory to retirement. Leave preparatory to retirement आपको पता है, just before retirement maximum 300 days EL को गवर्नमेंट एम्प्लॉई लीव के आकार में ले सकता है. और जो भी टर्मिनल लीव है, फॉरेन सर्विस इन इंडिया, बेसिकली व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ वन डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन गोइंग टू अनदर डिपार्टमेंट इन इंडिया, इट इज द फॉरेन सर्विस. द स्विच ओवर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन इंडिया, इट इज द फॉरेन सर्विस. उनके लिए भी अप्लाई होगा. और व्हेन अंडर सस्पेंशन, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई सस्पेंड होता है, उस टाइम में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड. रेलवे एम्प्लॉइज एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेपुटेशन, उनके लिए है. गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिटायर्ड गवर्नमेंट पर्सनल्स के लिए नहीं है. गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड, मैं उसके ऊपर एक आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं. लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के पहले जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसका जो सर्विस खाते में जो ईएल है वो ले सकता है, और मैक्सिमम 300 डेज है. उस समय सपोज उसको और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलता है, तो वो है गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड. और क्या है, और आफ्टर रिटायरमेंट विद इन 6 months वो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके और कोई डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, वो है री एम्प्लॉयमेंट. तो गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए भी सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल एप्लीकेबल होगा. प्रोबेशनर्स के लिए एप्लीकेबल होगा. अप्रेंटिसेस, बेसिकली ट्रेनीज बट परमानेंट ट्रेनीज, उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा. तो ये आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरा रिवीजन कर दिया किसके लिए अप्लाई होता है. सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल 1944. सेकेंड क्वेश्चन को चलेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में, इन केस ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, government employee is an adopted child, he can include his dash in his family, be it a real parents, adopted parents, be it see both A and B,
बिट डी ओनली अडॉप्टेड मदर। आपको ये याद करना चाहिए, इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज अडॉप्टेड तब ओनली अडॉप्टेड पेरेंट्स आर एंटाइटल फॉर मेडिकल क्लेम, नॉट रियल पेरेंट्स। ठीक है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अडॉप्ट किया गया है तब अडॉप्टिव पेरेंट्स ही एंटाइटल है मेडिकल क्लेम के लिए, रियल पेरेंट्स वहाँ पर एंटाइटल नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर है अडॉप्टेड पेरेंट्स है। इसके ऊपर और एक बता रहा हूँ, जो अडॉप्टेड पेरेंट्स, यदि अडॉप्टेड फादर का मोर देन वन वाइफ होता है तो फर्स्ट वाइफ को लेना है, फर्स्ट वाइफ एंटाइटल है। यदि अडॉप्टेड फादर का मोर देन वन वाइफ है तो फर्स्ट वाइफ यहाँ पर लेना है, इसको भी थोड़ा याद रखना है। तो यहाँ पर अडॉप्टेड पेरेंट्स को लेना है, रियल पेरेंट्स को नहीं। इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज अडॉप्टेड, ओके, ओनली द अडॉप्टिव पेरेंट्स आर एंटाइटल फॉर मेडिकल क्लेम, नॉट रियल पेरेंट्स। क्लियर? तो आंसर इज बिट बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स। तो फैमिली में जैसे है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर एंटाइटल फॉर मेडिकल क्लेम, तो उसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान देंगे। बीट ए वाइफ इंक्लूडिंग मोर देन वन वाइफ एंड ऑल्सो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ। बीट बी माइनर ब्रदर्स। बीट सी अनमैरिड सन till starts earning or attains the age of 25 years whichever is earlier, all of the above। यहाँ पर जो आंसर है बीट डी है, ऑल ऑफ द अबव है। मैं थोड़ा फैमिली के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट वन पेरेंट्स, अभी मैं बताया हम अडॉप्टिव पेरेंट्स को लेंगे। इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज अडॉप्टेड वन देन अडॉप्टिव पेरेंट्स को लेंगे। अडॉप्टिव फादर का मोर देन वन वाइफ होता है तो फर्स्ट वाइफ को लेंगे जो मेडिकल क्लेम के लिए एंटाइटल होगा, वहाँ पर रियल पेरेंट्स नहीं। और रियल पेरेंट्स केस में सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नॉट अडॉप्टेड वन, रियल पेरेंट केस में रिलेटेड टू द स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, स्टेप फादर एंटाइटल नहीं है। रियल पेरेंट केस में स्टेप फादर एंटाइटल नहीं है, स्टेप मदर एंटाइटल है। क्लियर? ये पेरेंट्स के ऊपर हो गया। नेक्स्ट वन वाइफ, मोर देन वन वाइफ, जो फर्स्ट बीट है मोर देन वन वाइफ। लीगली इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज मोर देन वन वाइफ देन एंटाइटल, मोर देन वन वाइफ ऑल्सो एंटाइटल, बट इट मस्ट बी लीगली वन, ओके, एंटाइटल है। जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ, वो भी एंटाइटल है। सपोज कोर्ट ऑर्डर में दोनों हस्बैंड वाइफ सेपरेट हुए हैं, वो वाइफ भी एंटाइटल है। अभी सन डॉटर के ऊपर आएंगे। फर्स्ट वन रियल सन एंड डॉटर, लीगली अडॉप्टेड सन एंड डॉटर, स्टेप सन एंड स्टेप डॉटर, सब डिपेंडेबल है। अभी क्लियर हो गया? तो उसमें जो कंडीशन है सन के लिए, मेडिकल क्लेम रिलेटेड टू द सन मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर दिया है भी टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स और टिल द सन इज अर्निंग व्हिच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आएगा। तो दो चीज है यहां पर, जो एज रेस्ट्रिक्शन है टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स और टिल द सन इज अर्निंग, व्हिच वन इज कमिंग अर्लियर, उसको लेना है। ठीक है? डॉटर केस में कोई एज लिमिट नहीं है, टिल सी इज अर्निंग और हर मैरिज, व्हिच वन इज कमिंग अर्लियर, जो पहले आएगा। क्लियर? तो यहां पर लेना है रियल सन एंड डॉटर, लीगली अडॉप्टेड सन एंड डॉटर एंड स्टेप सन एंड स्टेप डॉटर, सब एलिजिबल है। और ये भी बताया आपको क्लियरली, आपका समझ में आ गया हो गया। फिर हम चलेंगे ब्रदर, ओनली
माइनर ब्रदर, मेजर ब्रदर एंटाइटल नहीं है, ओनली माइनर ब्रदर एंटाइटल है। क्लियर? सिमिलरली सिस्टर, अनमैरिड सिस्टर, कोई एज लिमिट नहीं है। और विडोड सिस्टर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी एंटाइटल है। विडोड सिस्टर। सिमिलरली डॉटर, विडोड डॉटर कोई एज लिमिट नहीं है, डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो डिपेंडेंट वर्ड होना चाहिए। ओके? और यहाँ पर जो डिसेबल केस में परमानेंट डिसेबल ब्रदर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, परमानेंट डिसेबल ब्रदर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एंटाइटल है। डिपेंडेंट होना चाहिए। और रिलेटेड टू द सन, परमानेंटली डिसेबल सन, ओके, डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो परमानेंट डिसेबल सन वो एंटाइटल है, कोई एज लिमिट नहीं है। और यहाँ पर जो है परमानेंट डिसेबल ब्रदर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये चीज़ थोड़ा बताया मैं बारीकी से, बहुत अच्छे से, जो फैमिली मेंबर्स एंटाइटल है मेडिकल क्लेम के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ द अबव है, आंसर डी है। ओके? क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। फिजिकली डिसेबल्ड ब्रदर ऑफ एनी एज इज इंक्लूडेड इन द फैमिली if he is unmarried and not having his own family, he is wholly dependent on the government employee, he is residing with the government employee, all of the above। ये जो आंसर है डी है, फिजिकली डिसेबल्ड ब्रदर। मैं अभी बताया मेजर ब्रदर एंटाइटल नहीं है मेडिकल क्लेम के लिए, माइनर ब्रदर एंटाइटल है। मगर यदि ब्रदर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर पूरा डिपेंडेंट करता है, क्योंकि उसका मैरिज नहीं हुआ है, तो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ही इज अनमैरिड एंड नॉट हैविंग हिज ओन फैमिली, जो फिजिकली डिसेबल्ड ब्रदर वो अनमैरिड है एंड नॉट हैविंग हिज ओन फैमिली, सो डेफिनेटली ही डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको याद रखना है मेजर ब्रदर एंटाइटल नहीं है, माइनर ब्रदर है। और परमानेंट डिसेबल ब्रदर, permanent disabled brother dependent on the government employee, because he is unmarried one and he has no family, so permanently he dependent on the government employee, तो वो मेडिकल क्लेम के लिए एंटाइटल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय may include in her family, ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो उसका फैमिली में किसको इंक्लूड करेगा? ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है हर फैमिली, अनदर ऑप्शन है पेरेंट इन लॉ। ओके, फैमिली रिलेटेड टू द पेरेंट इन लॉ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, वो किसको चुनेगा? जो एक को चुनेगा। आइदर सी चूज हर फैमिली फॉर मेडिकल क्लेम और सी चूज द फैमिली रिलेटेड टू द पेरेंट इन लॉ साइड। और पूरा होल सर्विस कैरियर में ये एक बार चेंज होगा। ये जो ऑप्शन है होल सर्विस कैरियर में ओनली वंस चेंज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे इंक्लूड इन हर फैमिली हर पेरेंट्स इन लॉ, बीट सी बोथ ए एंड बी, बीट डी आइदर ए और बी। तो आंसर है डी, आइदर ए और बी। सी चूज आइदर हर पेरेंट्स और चूज हर पेरेंट इन लॉ, एक ही को चुनेगा। ओके, तो हियर आंसर इज डी, हियर आंसर इज डी, आइदर ए और बी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑप्शन ऑफ ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू इंक्लूड हर पेरेंट्स और हर पेरेंट इन लॉ इन हर फैमिली कैन बी एक्सरसाइज्ड once in every year, bid B once in every 5 years, bid C once in the entire service, bid D none of the above। तो जो आंसर है bid C है once in the entire service। उसके पास जो ऑप्शन होगा either C choose her parents for medical claim और choose parents related to the parent in law side।
तो ये जो ऑप्शन होगा वो पूरा इन एंटायर सर्विस कैरियर वंस ओनली शी कैन चेंज इट, उसको एक बार मौका मिलेगा ये ऑप्शन को चुनने के लिए। सपोज ऑप्शन को चेंज करने के लिए, ऑप्शन तो मिल गया मगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो ओनली एक बार वो चेंज कर सकता है एंटायर सर्विस कैरियर में। क्लियर? तो वंस इन द एंटायर सर्विस, बीट सी इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अच्छा, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। सो यहां पर ऑप्शंस दिया गया है, आइदर ऑफ देम में प्रीफर क्लेम फॉर सेल्फ and family according to the status of the claimant. The one with higher status may prefer claim for self and family. Bit C, both of them may prefer separate claims for self and family. Bit D, the person as decided by the employer offices mutually may prefer claim for self and family. So यहाँ पर जो आंसर है बिट ए है, either of them may prefer claim फॉर सेल्फ एंड फैमिली अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द क्लेमेंट। इसके ऊपर थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो इस केस में वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन देते हैं कि उन दोनों से कौन क्लेम करेगा, हु। सो दे इट मीन्स इन जॉइंट डिक्लेरेशन दे मस्ट मेंशन एक्चुअली, इट मीन्स हु प्रिफर द क्लेम। दोनों में से एक को ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यदि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो वहां पर क्या ऑप्शन है? सपोज दोनों जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं दिए कि कौन प्रिफर करेगा क्लेम, तो ऑटोमेटिकली वाइफ एंड फैमिली मेंबर्स दे आर गेटिंग क्लेम ऑन द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। यदि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन में क्लियरली मेंशन होता है कि आइदर वाइफ और हस्बैंड हु प्रीफर क्लेम, ये होता है। यदि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो दोनों तो क्लेम नहीं करेंगे, दोनों में से एक क्लेम करेगा। यदि जॉइंट डिक्लेरेशन में मेंशन होता है कि कौन क्लेम करेगा, ओके। यदि देयर इज नो जॉइंट डिक्लेरेशन, देन इन दिस केस ऑटोमेटिकली वाइफ एंड फैमिली मेंबर्स दे आर एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल क्लेम ऑन द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। क्लियर? तो ये है, तो फर्स्ट बिट ए है आंसर, आइदर ऑफ देम में प्रीफर क्लेम फॉर सेल्फ एंड फैमिली अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द क्लेमेंट। तो मुझे लगता है कि दोनों में से जो ऑप्शन है, दोनों में से जिसका हायर स्टेटस होगा वो क्लेम करना अच्छा है। वाइफ और हस्बैंड दोनों का तो बेसिक पे लेवल समान नहीं होगा ना, सपोज अलग होगा। जिसका स्टेटस अच्छा है, स्टेटस किस में बेसिकली हाउ कैन वी मेजर द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे, तो जिसका स्टेटस अच्छा होगा वो क्लेम करेगा। मगर आंसर बिट ए है, आइदर ऑफ देम में प्रीफर क्लेम फॉर सेल्फ एंड फैमिली अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द क्लेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जॉइंट डिक्लेरेशन वो देते हैं, कौन क्लेम करेगा। जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, ऑटोमेटिकली वाइफ एंड फैमिली मेंबर्स आर एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल क्लेम ऑन द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। चलो, ये आंसर बिट ए है, हो गया आंसर ए है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। Government hospitals under central services medical attendance rules include all state governments recognized hospitals, all railway hospitals, hospitals maintained by public sector undertakings, D all of the above। तो आंसर है डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर give recognition to the hospitals, basically all state government hospitals, hospitals of union territories, government hospitals of union territories, then fully funded central government hospitals and state government hospitals, state government recognized hospitals, cantonment areas if government hospitals are not available, then in this case also some hospitals actually notified by the government, and in some basically cities also government notified the private hospitals, some pay clinics है बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, some pay clinics। तो ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ऑल रेलवे हॉस्पिटल्स एंड ऑल हॉस्पिटल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब आता है, ओके। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अंडर CS सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स इंक्लूड ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स, ऑल हॉस्पिटल्स
मेंटेन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मैं अभी थोड़ा बताया उसके ऊपर, तो मेरा वीडियो देख लीजिए, पढ़ा है मेडिकल अटेंडेंस रूल, मेरा प्ले लिस्ट में पढ़ा है, तो उसमें क्लियरली मेंशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। यहाँ पर जो है सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस बेनिफिशियरीज, सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल, बेनिफिशियरीज आर अलाउड रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ हिप इम्प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप इम्प्लांट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ डैश, some bids given bid at rupees 35,000 plus rupees 5,000 as cost of bone cement, rupees 35,000 plus GST, rupees 40,000 plus GST, rupees 60,000 plus GST। यहाँ पर आंसर है बिड सी, rupees 40,000 plus GST। हिप इम्प्लांट के लिए जो मैक्सिमम रीइंबर्समेंट होगा वो रुपीज़ 40,000, और 40,000 के ऊपर जो GST है उसको इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो आंसर इज बिट सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। कॉस्ट ऑफ ड्रग एल्यूटिंग कोरोनरी स्टेंट्स इज रीइंबर्सेबल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ, कोरोनरी स्टेंट आप जानते हो एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट है जो जैसे बाईपास सर्जरी का अल्टरनेटिव होता है, जिनका बाईपास सर्जरी हो जाएगा, बाईपास सर्जरी नहीं होगा तो स्टेंट लगता है वहाँ पर, ओके, ब्लॉकेज को कंट्रोल करने के लिए। उसी स्टेंट, सपोज कोरोनरी स्टेंट को इम्प्लांट किया जाएगा, तो उसके लिए चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और उसका फैमिली मेम्बर को कितना रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, बीट ए रुपीज़ 26,325, बीट बी रुपीज़ 22,635, रुपीज़ 25,325, बीट डी रुपीज़ 23,625। आंसर इज डी, रुपीज़ 23,625। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम इतना ही रीइंबर्स होगा कोरोनरी स्टेंट के लिए। कोरोनरी स्टेंट क्या है, जो बाईपास सर्जरी होता है उसका अल्टरनेटिव होता है, बाईपास सर्जरी नहीं होगा वहाँ पर स्टेंट एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट वो लगता है, ओके, इट मीन्स ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी भाई आंसर डी है, रुपीज़ 23,625। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कॉस्ट ऑफ नेबुलाइजर is reimbursable to central services medical attendance beneficiaries up to dash। ऑप्शन दिया गया है रुपीज़ 3,000 और एक्चुअल्स whichever is more, रुपीज़ 5,000 और एक्चुअल्स whichever is more, रुपीज़ 5,000 और एक्चुअल्स whichever is less, रुपीज़ 3,000 और एक्चुअल्स whichever is less। आंसर बिट डी है, रुपीज़ 3,000 और एक्चुअल्स whichever is less। कॉस्ट ऑफ नेबुलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये जो रिम्बर्स होगा, तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और अदरवाइज मैक्सिमम 3,000 और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यदि एक्चुअल एक्सपेंडिचर रुपीज़ 3,000 से कम है उसको ही लेना है। क्लियर। नहीं तो मैक्सिमम 3,000 रीइंबर्स होगा। क्लियर। तो आंसर डी है, राइट। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, my friends, so in subsequent time I will bring definitely for different topics I will bring MCQs, and basically these questions are related to the previous examinations for principal and vice principal examinations in government sector, KV केंद्रीय विद्यालय नवोदय, एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल, दिल्ली principal examination, so other state government examination also. It is very useful one. Please subscribe me. If you see my video, please it means tap on my subscribe button. Okay. Next, when the medical reimbursement claim of an employee is rejected by the controlling officer and the reasons for rejection communicated to the claimant may submit an appeal to the central government within dash days from the date of receipt of the rejection order। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, बीट ए 30 डेज, बीट बी 60 डेज, बीट सी 45 डेज, बीट डी 90 डेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बीट सी है 45 डेज। यहाँ पर क्या है, हम मेडिकल रिइंबर्समेंट सबमिट किया मगर कंट्रोलिंग ऑफिसर रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करके क्यों रिजेक्ट किया वो रीजन के साथ एक ऑर्डर भी भेजा। ओके, क्लेमांट के पास एक ऑर्डर भी आया कि इसी रीजन से आपका जो मेडिकल क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया। तो जिस डेट में आएगा
रिजेक्शन ऑर्डर, उसी डेट से आप 45 डेज काउंट कर लो। इसी के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि मेरा मेडिकल क्लेम ऑथेंटिक था और उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर रिजेक्ट कर दिया, तो अपील करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अभी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 45 डेज यदि मेडिकल क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे रिजेक्ट होगा तो रीजन दिया जाएगा, तो इसके लिए एक ऑर्डर कंट्रोलिंग ऑफिसर क्लेमांट के पास भेजेगा। जिस डेट में ऑर्डर आएगा उसी से आप काउंट कर लो, 45 डेज के अंदर क्लेमांट क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगा। क्लियर, विद इन 45 डेज वो अपील करेगा, राइट। तो आंसर बीट सी है 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। A government employee shall be entitled for accommodation in private ward if his basic pay under 7 CPC is। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, if basic pay up to 47,600, basic pay up to 47,600 जनरल वार्ड मिलेगा, फिर बेसिक पे 47,601 टू 63,100, अगेन बोलता हूँ 47,601 टू 63,100, ये जो बेसिक पे लेवल है इसमें सेमी प्राइवेट वार्ड मिलेगा। यदि बेसिक पे लेवल 63,101 एंड मोर, यदि बेसिक पे लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है 63,101 एंड मोर, तब प्राइवेट वार्ड मिलेगा। तो तीन चीज़ है, एक है जनरल वार्ड अप टू बेसिक पे लेवल 47,600, सेमी प्राइवेट वार्ड इट इज 47,601 टू 63,100, इसी पे लेवल में सेमी प्राइवेट वार्ड मिलेगा। और प्राइवेट वार्ड के लिए, फुल्ली प्राइवेट वार्ड के लिए पे लेवल होना चाहिए 63,101 एंड मोर। तो यहाँ पर जो दिया है देख लो, प्राइवेट वार्ड बेसिकली ₹63,101 एंड अबव, तो आंसर बिट सी है। क्लियर, बेसिक पे इज ₹63,101 एंड अबव, तो वहाँ पर प्राइवेट वार्ड मिलेगा। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और हिज फैमिली मेंबर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर इंडोर ट्रीटमेंट, तो जो वार्ड मिलेगा वो पे लेवल के हिसाब से फिक्स होगा, राइट। चलो आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 उसी के ऊपर है, अभी जो मैं डिस्कस किया, अंडर सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स वार्ड एंटाइटलमेंट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली मेंबर। ये तीन स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। स्टेटमेंट 1, बेसिक पे फॉर जनरल वार्ड इज अप टू ₹47,600, ये राइट है, अभी बताया मैं, जनरल वार्ड अप टू ₹47,600 बेसिक पे लेवल। बेसिक पे फॉर सेमी प्राइवेट वार्ड इज ₹47,601 टू ₹63,100, ये भी राइट है, अभी मैं बताया। थर्ड वन, बेसिक पे फॉर प्राइवेट वार्ड इज ₹63,101 एंड अबव, ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो आपको आंसर जो ऑप्शन दिया है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। बीट ए स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट 1, बीट बी स्टेटमेंट 1 एंड थर्ड आर करेक्ट 1, बीट सी ऑल द अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट 1, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट 1। यहाँ पर भी आपका आइडिया हो गया कि किस बेसिक पे लेवल में किस तरीके से वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, तो आंसर है बीट सी, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर, अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, टेस्टिंग ऑफ आई साइट फॉर ग्लासेस अंडर सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के क्लेम स्टेटमेंट्स दिया है। जो टेस्टिंग आई साइट फॉर ग्लासेस रेगुलरली होता है, क्योंकि थोड़ा 40 ईयर्स के बाद हमारा ग्लास चेंज करना, जो स्पेक्टाकल का जरूरत हो जाता है, उसके ऊपर देखेंगे। बीट टेस्टिंग ऑफ आई साइट फॉर ग्लासेस वंस इन 3 ईयर्स, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो हमारा आई साइट के लिए जो ग्लास हम चेंज करेंगे एवरी 3 ईयर्स में एक बार हम चेंज करेंगे।
फॉर एम्प्लॉइज ओनली, वहाँ पर फैमिली मेंबर एंटाइटल नहीं है, फॉर एम्प्लॉइज ओनली, ये भी ठीक है। बीट सी बोथ ए एंड बी ट्रू वन, बीट डी फॉर एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर जो है बीट सी है, बोथ ए एंड बी ट्रू वन। यदि आप आई साइट को टेस्ट करना चाहते हो ग्लासेस को चेंज करने के लिए, यहाँ पर 3 ईयर्स में हम एक बार कर सकते हैं, 3 ईयर्स में हम एक बार करेंगे और मैक्सिमम 200 रुपीज़ रीइम्बर्स होगा, याद रखना। मैक्सिमम 3 ईयर्स में हम एक बार आई साइट को टेस्ट करेंगे और ग्लास चेंज करेंगे, और इसके लिए ₹200, मैक्सिमम ₹200 रीइम्बर्स होगा। और सेकंड जो है फॉर एम्प्लॉइज ओनली, वहाँ पर फैमिली मेंबर को नहीं लिया जाएगा। यहाँ इस कंडीशन में फैमिली मेंबर एंटाइटल मेडिकल क्लेम के लिए एंटाइटल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आंसर बीट सी है, बोथ ए एंड बी ट्रू वन, राइट। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स दिया है। स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट सो रिक्वायर्स द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट कैन सेंड द पेशेंट टू द नियरेस्ट स्पेशलिस्ट और द मेडिकल ऑफिसर, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ए में समन टू द स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर टू अटेंड on each patient who is too ill to travel. Statement third, if the patient desires then go to the specialist for consultation. तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट नहीं है। हमारा इच्छा अनुसार हम स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। फर्स्ट है ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, जब व्हेन द पेशेंट नीड consultation with specialist or medical officer, then in that case authorized medical attendant approach to the specialist or approach to the medical officer or send the patient to the specialist or medical officer, एक चीज़ है। तो वहाँ पर authorized medical attendant आपका कंडीशन को देखेगा, उस कंडीशन को देख के वो स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर को भेजेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड वन, authorized medical attendant summon the specialist or medical officer to check the patient because the patient is too much ill to travel, वो ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल है, तब ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट स्पेशलिस्ट को समन कर सकता है। तो ये 2 चीज़ करेक्ट है। मगर थर्ड जो स्टेटमेंट है, जो हमारा डिजायर, हम ये सोचेंगे कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट हमको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो हम स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे कि कोई मेडिकल ऑफिसर के पास चले जाएंगे, ये नहीं होगा। तो ये डिसाइड ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट करेगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट सेंड द पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर, और समटाइम्स ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट समन द स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर टू अटेंड द पेशेंट इफ द पेशेंट इज टू मच इल एंड अनएबल टू ट्रैवल। ओके, ये 2 ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट आई एंड स्टेटमेंट डबल आई ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए आंसर दिया है, जो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट 1, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 1, स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट 1, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट 1। तो ये जो दिया है स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट 1, देखो इस क्वेश्चन में कैसे आता है, जो हम 3 स्टेटमेंट देखा ना, वहाँ पर स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट था। आइदर स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है और फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 1, मगर फर्स्ट 2 स्टेटमेंट जो करेक्ट 1 वहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो हमको क्या देखना होगा, स्टेटमेंट थर्ड। यहाँ पर स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। हमारा डिजायर के हिसाब से हम स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, अकॉर्डिंग टू आवर विश, द पेशेंट कैन नॉट गो टू द स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर। क्लियर? सो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, जो ऑप्शन देगा क्या है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट आई एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट 1, मगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट 1, तो ये राइट है। तो आंसर बिट ए है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, एक्चुअली जस्ट आई एम डिस्कसिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, when a patient consults the same AMA authorized medical attendant in regard to the superimposition of another disease during the course of treatment of one disease, it is regarded as a fresh consultation and charged for full rates. Statement is incorrect 1, statement is correct 1, statement is partially correct 1, none of the above. मेरा जो आंसर है स्टेटमेंट इज करेक्ट 1, बिट बी। मैं थोड़ा बता रहा हूँ। सपोज एक डिजीज के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई
और फैमिली मेंबर कंसल्ट कर रहे हैं ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से, हम जानते हैं कि जो कंसल्टेशन मैक्सिमम डेज 10 डेज होगा और 4 टाइम्स कंसल्टेशन होगा। द पेशेंट कैन कंसल्ट ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इन हीज और हर कंसल्टिंग रूम, लिमिट फॉर मैक्सिमम 10 डेज एंड विद इन 10 डेज 4 कंसल्टेशंस, ये हम जानते हैं। और एनी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मैक्सिमम 40 डेज कंसल्टेशन, मैक्सिमम 40 डेज एंड नंबर ऑफ कंसल्टेशन सेम 4 एंड टाइम इंटरवल इन एवरी 10 डेज 1 कंसल्टेशन, ये हम जानते हैं। यदि एक डिजीज़ के लिए हम कंसल्ट कर रहे हैं, सपोज वहाँ पर चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और उसका फैमिली मेंबर और एक डिजीज़ में सफ़र हो गए, तो वही है, इट इज़ सुपर इम्पोजिशन। एक डिजीज़ के लिए हम कंसल्ट कर रहे हैं ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के साथ, उसी समय और एक डिजीज़ में वही पेशेंट सफ़र हो गया, तो उस केस में जो न्यू डिजीज हुआ उसके लिए फ्रेश कंसल्टेशन होगा। ठीक है, न्यू डिजीज के लिए अगेन मैक्सिमम 10 डेज रहेगा कंसल्ट, इट मीन्स मैक्सिमम 10 डेज कंसल्टेशन रहेगा, और उसमें अगेन जो हम जानते हैं मैक्सिमम 10 डेज एंड विद इन 10 डेज 4 टाइम्स द पेशेंट कैन कंसल्ट विद द AMA ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इन कंसल्टिंग रूम, इन कंसल्टिंग रूम ऑफ द ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट है। कभी न्यू डिजीज, एक डिजीज के लिए हम कंसल्ट कर रहे हैं, फॉर वन डिजीज द पेशेंट इज कंसल्टिंग, देन अनदर सपोज इन सेम टाइम साइमल्टेनियसली अनदर डिजीज सपोज ही और सी सफर, देन एट दैट टाइम अगेन फ्रेश कंसल्टेशन इज कमिंग फॉर द न्यू डिजीज, अगेन मैक्सिमम 10 डेज और विद इन 10 डेज अगेन 4 times consult with authorized medical attendant in his or her consulting room, right? तो यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, आंसर इज बिट बी। ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कुछ स्टेटमेंट्स दिया है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD में ग्रांट परमिशन फॉर इंडोर ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ कंसर्न AMA, ये एब्सोल्युटली राइट है। कभी कभी क्या है, सपोज पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, तब ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट अप्रोच करता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का, क्योंकि पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है। तब व्हेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मे ग्रांट परमिशन फॉर इंडोर ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द कंसर्न AMA, मगर यहाँ पर जो ऑप्शन है पास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होगा, तब ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट प्रेस्क्राइब करता है कि पास में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इंडोर ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का। ठीक है, ये ठीक है स्टेटमेंट। नेक्स्ट I देखिए, HOD में डिसाइड केसेस ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑब्टेन्ड इन इमरजेंसी एट प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक सब्जेक्ट टू आइटम वाइज सीलिंग आज पर रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अप टू द लिमिट ऑफ ₹2 लाख। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब AMA प्रेस्क्राइब करता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को पास में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना है और उसको इंडोर ट्रीटमेंट देना है, तब HOD उसको अलाउ करता है। और यहाँ पर जो है HOD उस केस में अलाउ करता है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक जो आसपास में है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है और पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है और ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर चुका है, तो वो बोलेगा कि पेशेंट को एडमिट कर दो प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक पास में जो है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ पर वो जो रीइंबर्समेंट करेगा वो मैक्सिमम ₹2 लाख वो रीइंबर्समेंट कर सकता है, उसके पास HOD के पास पावर है। ओके, जो आइटम वाइज सीलिंग है उसको देखकर मैक्सिमम कितना वो करेगा, अप टू ₹2 लाख तक वो रीइंबर्स कर सकता है, उसके पास पावर है इस कंडीशन में। कुछ कंडीशन में क्या है, इमरजेंसी है, सपोज जो पेशेंट एडमिट हुआ है उसका जो एक्सपेंडिचर हो गया वो बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, तब इस केस में भी जो डिपार्टमेंट ने क्या करता है, बेसिकली जो हम डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का परमिशन देता है कि वहाँ पर डायरेक्टली हॉस्पिटल को एडवांस के आकार में पैसा देना है पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। ये भी है क्लियर। जब क्रिटिकल कंडीशन होता है और उस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास पैसा नहीं है, तब उस केस में डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर को
इन्फॉर्म करता है कि इमीडिएटली उसको जो भी ट्रीटेड फिजिशियन है वो भी जो भी सर्टिफिकेट दे रहा है उसके हिसाब से एडवांस देना है, ओके, हॉस्पिटल को पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। मगर यहाँ पर जो है जो रीइम्बर्स होगा अप टू ₹2 लाख होगा इस कंडीशन में। तो वो एचओडी के पास पावर है, वो अप टू ₹2 लाख वो रीइम्बर्स कर सकता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट इन ऑफिसेस वेयर द एचओडी आर एट न्यू दिल्ली। सपोज एचओडी का जो ऑफिस है थोड़ा फार अवे में है, न्यू दिल्ली में है और एनी अदर प्लेस फार अवे, तो वहां पर कौन डिसाइड करेगा? द केसेस में बी डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां पर जो हेड ऑफ ऑफिस, सपोज जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो न्यू दिल्ली में है और कि फार अवे में है, तो उस केस में जो हेड ऑफ ऑफिस डिसाइड करेगा उसका जो रैंक होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम नहीं होगा। उसका जो रैंक होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम नहीं होगा, तो वो अप टू ₹2 लाख तक पास कर सकता है, रिइम्बर्स कर सकता है। इमरजेंसी कंडीशन में यदि पेशेंट एडमिट हो जाता है कोई प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम की प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है और वहाँ पर खर्च होता है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो अप टू ₹2 लाख तक हेड ऑफ द ऑफिस जिसका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम नहीं होगा वो भी पास कर सकता है। नेक्स्ट, यदि फोर्थ स्टेटमेंट, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, रीइंबर्समेंट एक्सीडिंग ₹2 लाख टू बी सेटल्ड इन कंसल्टेशन विथ फाइनेंशियल एडवाइजर। यदि जो मेडिकल क्लेम होता है वो मोर देन ₹2 लाख हो गया, पेशेंट का ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट जब डिस्चार्ज हो गया, यदि उसका जो एक्सपेंडिचर है मोर देन ₹2 लाख हो गया, तो मोर देन ₹2 लाख मीन्स वहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट किया जाएगा और रिलैक्सेशन के लिए मिनिस्ट्री को भी भेजा जाएगा। कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट हम देखा, तो आंसर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स I, II, III एंड I भी करेक्ट वन, सो आंसर इज बीट डी। इसको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। उसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, अभी जो मैं डिस्कस किया, जो स्टेटमेंट्स दे दिया वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मिल गया आपको। नेक्स्ट वन, अकोमोडेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई और इज फैमिली मेंबर फॉर इंडोर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब हमारा इंडोर ट्रीटमेंट होगा चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई का और फैमिली मेंबर का, तो कैसे अकोमोडेट किया जाता है, किस हिसाब से उसको वार्ड मिलेगा। अभी मैं डिस्कस किया था, जनरल वार्ड, ना सेमी प्राइवेट वार्ड, ना प्राइवेट वार्ड, तो ये बेसिक पे लेवल से होता है, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगा इंडोर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में, वो जो फिक्स होता है वो बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से होता है। मैं इसको डिस्कशन कर चुका हूँ। अप टू 47,600, बिटवीन 47,601 एंड 63,100 वो सेमी प्राइवेट वार्ड हो। प्राइवेट वार्ड के लिए जो बेसिक पे लेवल होगा वो 63,101 एंड अबव, ये बता चुका हूँ। तो बेसिक पे हिसाब से होगा, ना डेजिग्नेशन के हिसाब से होगा, ना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। वो बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से होगा। तो आंसर बिट बी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ एडवांस अंडर CSMA रूल्स, ये थोड़ा एडवांस के ऊपर है क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट आई, द ड्यूरेशन एंड एंटीसिपेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी सर्टिफाइड बाय द मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट। ये एब्सोल्युटली राइट है। यदि इंडोर ट्रीटमेंट चल रहा है तो जो ट्रीटेड फिजिशियन है वो एक सर्टिफिकेट देता है कि ये इतना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा। तो जब वो सर्टिफिकेट ऑफिस को आएगा, ऑफिस उसका 90% एडवांस देगा और वो डायरेक्टली भी एडवांस हॉस्पिटल को भेज सकता है। तो ये मस्ट है जब इंडोर ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और उसका फैमिली मेंबर का, उस केस में क्या है ना, जो ट्रीटेड फिजिशियन है, जो ट्रीटेड मेडिकल, जो बेसिकली फिजिशियन ट्रीटिंग द पेशेंट और मेडिकल ऑफिसर ट्रीटिंग द पेशेंट, the physician actually issue a document, clear, or issue a certificate which contain the estimated expenditure. When it reach to the office, then office can give 90% okay advance on it, and the office I think might be sending directly to the hospital. तो ये बता चुका हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन केस ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉई देयर इज नो श्योरिटी फ्रॉम ए परमानेंट एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड। मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए जो एडवांस ग्रांट होगा वहां पर एक श्योरिटी परमानेंट एम्प्लॉय से देना है, ये देयर इज नो दिया है। नहीं, वो ये रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया।
देयर इज श्योरिटी फ्रॉम ए परमानेंट एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड। टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए एक श्योरिटी देना है, जो गारंटी देना है। कौन गारंटी देगा? एक परमानेंट एम्प्लॉय से गारंटी देगा। मुझे लगता है स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत हो गया। देयर इज श्योरिटी, देयर इज नो श्योरिटी दिया है क्वेश्चन में, और देयर इज श्योरिटी फ्रॉम ए परमानेंट एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड। थर्ड स्टेटमेंट, एडवांस कैन बी पेड इन 1 or more इंस्टॉलमेंट्स फॉर द सेम इलनेस और इंजुरी सब्जेक्ट टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। तो जो एडवांस दिया जाएगा वो सेम इलनेस के लिए और इंजुरी के लिए, तो मोर देन 1 एडवांस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एडवांस होगा तो सॉरी, यहाँ पर जो एडवांस होगा दिया मिलेगा वो 1 or more इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडवांस दिया जाएगा वो 1 or more इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, ये नहीं है कि एक इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 1 or more इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, देयर इज नो लिमिट विथ रिफरेंस टू नंबर ऑफ एडवांसेस पेबल। नंबर ऑफ एडवांसेस, ये कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ एडवांसेस में कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो चारों स्टेटमेंट दिया, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली वो रॉन्ग है, क्योंकि टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए एक सियोरिटी आता है किससे? ना परमानेंट एम्प्लॉय से, मगर यहाँ पर दिया है देयर इज नो सियोरिटी। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है, मुझे लगता है स्टेटमेंट आई, ट्रिपल आई एंड आई भी करेक्ट वन, बीट सी करेक्ट वन, क्योंकि अभी मैं डिस्कस किया। ठीक है, तो बीट सी आंसर है। इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर अभी 21 क्वेश्चन में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एडवांस कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट इन केसेस अदर देन टीबी और कैंसर। ये जो क्वेश्चन दिया है कि जो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर के अलावा और कोई डिजीज के लिए एडवांस नहीं मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इन केस ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट मीन्स बेसिकली कंसल्टिंग विद द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर इन कंसल्टिंग रूम, और ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन इन रेसिडेंस। ठीक है, ये है आउट पेशेंट कि सपोज द पेशेंट कंसल्ट इन ओपीडी, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, कंसल्ट विथ मेडिकल ऑफिसर इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये सब है आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। तो इस केस में मैं प्रीवियस जो एमसीक्यू डिस्कस किया था और मेरा वीडियो में पढ़ा है कि यदि आउट पेशेंट जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 होगा, इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, सभी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन सबको इंक्लूड करके जब टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 होगा, कोई भी डिजीज, माइनर हो मेजर हो, ऐसा नहीं है कि ओनली क्रिटिकल डिजीज है, कोई भी माइनर हो मेजर हो, मगर जो एक्सपेंडिचर होगा मोर देन 10,000 होगा, इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, तो इस केस में वहाँ पर एडवांस मिलेगा 90%। तो यहाँ पर जो दिया है कि ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर के अलावा और कोई डिजीज के लिए मेडिकल एडवांस नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग है। मैं बार बार बताया, कोई भी डिजीज चाहे माइनर हो मेजर हो, मगर एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 होना चाहिए, इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, उस केस में 90% एडवांस मिलेगा। तो ये आंसर फॉल्स है, डायरेक्टली आंसर बीट बी है। फर्स्ट वन ट्रू नहीं है, बीट बी फॉल्स वन, यही राइट है। नीड द परमिशन, कोई परमिशन जरूरत नहीं है ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का, नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर बीट बी। क्लियर? अभी उसको अच्छे से मैं बताया। क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर एलिजिबल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द डोनर ऑफ द किडनी टू देम और टू ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली फॉर ट्रांसप्लांटेशन। सपोज क्या है, एक पर्सन वो डोनेट कर रहा है किडनी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डोनेट कर रहा है और उसका फैमिली मेंबर को डोनेट कर रहा है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो उसमें सर्जरी में जो खर्च आएगा और पोस्ट केयर ऑफ सर्जरी, सर्जरी के बाद जो भी खर्च होगा, जो डोनेट किया है, जो पर्सन डोनेट किया है, यानी इंडिविजुअल डोनेट एक्चुअली किडनी, तो उसका सर्जरी में जो खर्च होगा और सर्जरी के बाद जो खर्च होगा वो रिम्बर्समेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट होगा, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर का हो और कोई उसका फैमिली मेंबर हो, मगर जो किडनी डोनर है उसका जो सर्जरी होगा, जो भी खर्च होगा वो रिम्बर्स होगा, और उसको पोस्ट केयर सर्जरी, जो इट मीन सर्जरी के बाद जो भी खर्च होगा वो भी रिम्बर्स होगा। तो
ये जो स्टेटमेंट है 100% करेक्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा जो आंसर है बीट बी है, ट्रू वन। तो दिया है देयर इज नो प्रोविजन, नहीं नहीं प्रोविजन है। स्टेटमेंट इज फॉल्स वन, नहीं स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, जो स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट है, बीट बी आंसर है। क्योंकि जो किडनी डोनर का जो सर्जरी होगा कि उसका पोस्ट केयर सर्जरी के लिए जो केयर के लिए जो भी खर्च होगा वो रिइंबर्समेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 को चलेंगे। मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट इन अब्रोड। तो थोड़ा इसके ऊपर मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट वन जो अब्रोड ट्रीटमेंट के लिए हम सोचेंगे, सपोज बेसिकली सम क्रिटिकल it means some diseases are there, basically their treatment is not available in India, first one. Second one, यदि हम ऐसा कुछ क्रिटिकल कंडीशन में कुछ अब्रोड पेशेंट जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर क्या होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो कमिटी का ओपिनियन से डिसाइड होगा कि जो पेशेंट वो अब्रोड जाएगा कि नहीं। सपोज कुछ कंडीशन में जो इंडिया में फैसिलिटी नहीं है, तब वो जो कमिटी जो ओपिनियन देगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, वो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वही है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो उनका ओपिनियन से पेशेंट को अब्रोड भेजा जाएगा। मगर यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि कब भेजा जाएगा। एक फास्ट कंडीशन है कि सपोज द बेसिकली पेशेंट इज सफरिंग इन वन टाइप ऑफ डिजीज, इट मीन्स फॉर विच द ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। एंड सेकेंड वन, वो स्टैंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा और उसका ओपिनियन से भेजा जाएगा। तो ये स्टैंडिंग कमिटी में मेंबर कौन रहेंगे? तो 4 मेंबर रहेंगे। एक है द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो डायरेक्टर जनरल है वो रहेगा मेंबर। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ये भी करेक्ट है, जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल है वो भी मेंबर रहेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, उसका डायरेक्टर जनरल भी मेंबर रहेगा। और जो जॉइंट सेक्रेटरी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये चारों मेंबर है, चारों ठीक है। ये आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बीट ई करेक्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो स्टैंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा एंड डिसाइड करेगा कि पेशेंट अब्रोड में पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा कि नहीं, तो उस केस में कौन कौन मेंबर रहेंगे स्टैंडिंग कमिटी का। तो ये चारों रहेंगे, 4 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर जनरल एंड 1 जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आंसर इज BT ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाय एन ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट और गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइबिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन इज वैलिड फॉर ए सिंगल यूज विदिन ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अनलेस स्पेसिफाइड बाय देम इन द प्रिस्क्रिप्शन। बेसिकली जो जब हम मेडिकल क्लेम सबमिट करते हैं, तब हम जो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन एक्चुअली इशू करता है ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट की यानी स्पेशलिस्ट, उसमें क्लियरली मेंशन करता है कि आपको ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। तो जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके लिए भी रिइंबर्समेंट होगा। मगर वो जो प्रेस्क्रिप्शन इशू किया है वो एक्चुअली 14 डेज के लिए वैलिडिटी होगा। 2 वीक्स यहाँ पर आंसर है, बीट सी 14 डेज। क्योंकि आप जब क्लेम को सबमिट करेंगे, तब आप जो मेडिसिन के लिए रिइंबर्समेंट होगा, तब जब मेडिसिन के लिए रिइंबर्समेंट होगा कि कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आप सबमिट करोगे, तब वो आपका हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन था डॉक्टर का, कि वो 14 डेज के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन और 14 डेज के अंदर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए जो प्रेस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है 14 डेज, तो वो होगा। कभी कभी कुछ प्रेस्क्रिप्शन में वो नहीं है, अनलेस स्पेसिफाइड बाय देम इन द प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं करते हैं कि कितना डेज का वैलिडिटी होगा। मगर जनरली जो प्रेस्क्रिप्शन का वैलिडिटी होता है वो 2 वीक्स होता है, 14 डेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो हम जमा करेंगे ना ऑफिस में, तो ऑफिस हेड ऑफ द ऑफिस उसको चेक करेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम किया गया है और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए क्लेम किया गया है, क्या वो जो प्रेस्क्रिप्शन हिसाब से वो टेस्ट हुआ है कि नहीं, और उतनी 14 डेज जो है प्रेस्क्रिप्शन जब से है उससे 14 डेज काउंट कर लो, उसी 14 डेज के अंदर ये
टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि नहीं। आप 14 डेज के अंदर नहीं किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, आप जो रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम किया है। तो 2 वीक्स होता है प्रिस्क्रिप्शन का वैलिडिटी। लास्ट क्वेश्चन आज का, सुपर 25 क्वेश्चंस में बोला था, प्रीवियस में सुपर 30 क्वेश्चंस था, ये सुपर 25 क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स who are admitted in the hospitals before retirement and discharged after their retirement should be made by। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एक पर्सन क्या है, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया इंडोर ट्रीटमेंट के लिए, मगर रिटायरमेंट के बाद उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तो वो जो मेडिकल क्लेम करेगा उसको कौन रीइंबर्स करेगा? समझ में आया? रिटायरमेंट के पहले वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, रिटायरमेंट के बाद उसका डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर वो कहाँ पर मेडिकल क्लेम करेगा? तो वहाँ पर बेसिकली मेडिकल क्लेम कहाँ पर करेगा ना, जो ओन ऑफिस, वो जो ऑफिस से रिटायर हुआ वही ऑफिस में वो क्लेम करेगा, और वही डिपार्टमेंट में क्लेम करेगा, और वही मिनिस्ट्री में। तो ये आंसर है बिट ए, देयर ओन ऑफिस और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कंसर्न। अदर जो बिट्स है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। देयर ओन ऑफिस और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कंसर्न, ये बिट ए आंसर है। ये आज इतना ही है, तो दोनों वीडियो में दे दिया मेडिकल अटेंडेंस रूल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, okay, and with patience actually you go through all the objectives, and these objectives are expected questions because these questions already it means asked in previous examinations. So please, when you go through my video, then please it means tap on my subscribe button, please do not forget it, so that you can get notification for upcoming videos. So next video you can find MCQ on financial rules. So thank you.